मुसाशी एक गरीब लड़का है जिसके पेरेंट्स की मौत गांव में एक महामारी फैलने से हो जाती है, पर लोग उस पर तरस खाने की जगह ये सोच रहे थे कि उसके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुसाशी के पेरेंट्स ने कभी भी विलेज के मास्टर्स, जिन्हें ओनी कहा जाता है, उन पर यकीन नहीं किया और लॉ के हिसाब से मुसाशी का ख्याल उसके रिश्तेदारों को रखना चाहिए था, लेकिन उसके अंकल ने उसे अंदर आने से सीधा मना कर दिया। मुसाशी कई दिनों तक उनके दरवाजे के आगे ही बैठा रहा और तब आखिरकार उन्होंने उसे अंदर आने दिया, जिसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल था और वो कहता है कि अब से वो हर चीज में उनकी मदद करेगा। पर फैमिली ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे। पहला रूल ये है कि वो अपनी तरफ ज्यादा टेंशन नहीं खींचेगा और वो अपने पेरेंट्स के दोस्तों से भी बात नहीं करेगा। मुसाशी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर सवाल पूछने पर वो उसे पीट देते हैं और मुसाशी को ये बातें माननी ही पड़ती हैं। अब एक दिन मुसाशी देखता है कि उसके अंकल घर पर लंच भूल गए हैं, तो वो उन्हें लंच देने चला जाता है, पर इसके बदले उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। इसके बाद से मुसाशी शांत रहने लगा था और बस इसी उम्मीद में जीता था कि कोई उसका दोस्त बने और उससे अच्छे से बात करे। तभी एक दिन वो कोजिरो नाम के लड़के को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। कोजिरो अपनी तलवार को छुपा लेता है क्योंकि वो बूशी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे पूरे विलेज वाले नीचा मानते हैं। मुसाशी उसकी स्वॉर्ड स्किल देख के काफी इम्प्रेस्ड था और वो भी ये सीखना चाहता था और उसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग साथ में ही खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अब उन दोनों को ही आखिरकार एक दोस्त मिल ही गया था जिससे वो अकेला महसूस नहीं करते थे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब मुसाशी स्कूल जाने लगा था। वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। इस जगह को हिनोमोटो कहा जाता है, जहाँ एक समय में सिर्फ इंसान रहते थे, लेकिन तभी एक ताकतवर डीमन लॉर्ड आ जाता है और सभी ह्यूमंस पे रूल करने लगता है। इंसानी जनरल्स बड़ी बहादुरी से उन डीमन से लड़ते रहे, लेकिन आखिर में वो उस डीमन से हार गए, जिन्हें ओनी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी उन जनरल के डिसेंडेंट्स इस लड़ाई को जारी रखते हैं। वहीं प्रेजेंट में हिनोमोटो के लोग अब ओनी को ही अपना भगवान मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो उसके लिए काम करेंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसीलिए कई लोग माइनर्स बनते हैं और धरती में से एक स्पेशल और को निकालते हैं जो कि ओनी को चाहिए। पर मुसाशी उन डीमंस को अपना भगवान नहीं मानता। इसके आगे टीचर बताती है कि 150 साल पहले बूशी बैंड्स और वो वॉरियर ग्रुप्स जो कि डीमंस के खिलाफ लड़े थे, वो सभी मॉन्स्टर थे जो कि आम लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे थे। पर मुसाशी को ये सब गलत लगता है। अब एक दिन मुसाशी जब कोजिरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके फादर वहाँ आते हैं और वो उन्हें बूशी बैंड्स के बारे में बताते हैं जो कि हिनोमोटो को डीमन से फ्री करने के लिए लड़ते हैं। कोजिरो पूछता है क्या बूशी ओनी को डिफीट कर सकते हैं, जिस पर मुसाशी कहता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ लड़े तो जरूर उन्हें हरा सकते हैं। वो कहता है कि हम दोनों को साथ में बूशी बनना चाहिए और फिर वो ओनी से लड़ेंगे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि एक दिन वो विलेज को छोड़कर एक वॉरियर क्लैन बनाएंगे और वो लोग ओनी को यहाँ से भगा देंगे। मुसाशी ये सब बातें याद कर ही रहा था, तभी उनकी टीचर उन्हें बताती है कि कल उनकी एंट्रेंस सेरेमनी होगी जहाँ वो माइंस में काम करना शुरू करेंगे। ये बात सुन के सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओनी काफी ज्यादा सुंदर होगी। अब स्कूल के बाद मुसाशी कोजिरो से मिलने जाता है, पर उसे देखकर कोजिरो ज्यादा खुश नहीं था। वो मुसाशी को घर जाकर एंट्रेंस सेरेमनी की तैयारी करने को कहता है, पर तभी मुसाशी बताता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी वेपन है और वो इसी से ओनी को हराएगा। और क्योंकि वो माइंस में काम करना नहीं चाहते, मुसाशी कहता है कि हमें अभी ही विलेज को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर कोजिरो कहता है कि ये एक अच्छा हथियार नहीं हो सकता। पर मुसाशी कहता है कि मेरा यही हथियार है, क्योंकि खुदाई करते वक्त मैंने इसी से प्रैक्टिस की है। तभी कोजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सब झूठ है। उसके फादर ने झूठ बोला था कि बूशी हीरो होते हैं और ये भी झूठ था कि ओनी किसी तरह की डीमंस है। मुसाशी उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने बूशी बनने के सपने को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुन के कोजिरो हंसता है और कहता है कि तुम खुद इन बातों पे विश्वास नहीं करते। मैंने देखा है कि तुम कैसे बाकी स्टूडेंट के साथ ये चिल्लाते हो कि तुम्हारा सपना माइनर बनने का है। कोजिरो कहता है कि तुम झूठे हो क्योंकि तुम गर्व से उन सबको ये नहीं बता सकते कि तुम्हारा सपना बूशी बनने का है। अब गुस्से में मुसाशी वहाँ से चला जाता है, पर कोजिरो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुसाशी भी उसी की तरह दुख झेलता हुआ मुश्किल भरी जिंदगी जिए। शाम को कोजिरो अपनी तलवार को अपने पास रखे हुए कचरा उठा रहा था और ये चीज देख के सारे विलेजर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो याद करता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो हमेशा अपनी स्वॉर्ड को अपने साथ रखे क्योंकि वॉरियर्स की यही आइडेंटिटी होती है। पर इसकी वजह से उसके साथ हर जगह पे भेदभाव ही होता रहा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे और उस तलवार का वजन उसे हमेशा ये याद दिलाता रहा कि उसकी जिंदगी कैसी रही और उसे जिंदा रहने के लिए लोगों का फेंका हुआ खाना खाना पड़ता था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि मुसाशी की जिंदगी भी उसी की जैसी हो जाए, क्योंकि वो उसे अपना भाई मानता था। अब अगले दिन माइनिंग स्टूडेंट्स की एंट्रेंस सेरेमनी थी, जहाँ वो सभी लोग एक बड़े से गेट के बाहर आके खड़े होते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक्साइटेड भी थे कि उन्हें फाइनली ओनी से मिलने का मौका मिलेगा। वहीं मुसाशी ने डिसाइड कर लिया था कि वो ओनी से मिलते ही उस पर हमला कर देगा। इसके बाद गेट कीपर्स उनकी सारी चीजें ले लेते हैं, पर जब स्टूडेंट
स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं तो वो ओनी को इंसानों को खाता हुआ देखते हैं और ये चीज देख के वो सभी लोग डर जाते हैं। पर मुसाशी बिना डरे उनके सामने जाता है और कहता है कि तुम सबको सबक सिखाने का समय आ चुका है। पर वो भूल चुका था कि उसकी कुल्हाड़ी तो उसके पास है ही नहीं। अब उसकी बदतमीजी को देखकर ओनी एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं मुसाशी एक छोटे से पिकैक्स को उठाकर उस मॉन्स्टर पे हमला करने की कोशिश करता है, पर ओनी उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। उसके साथ के स्टूडेंट्स उसे माफी मांगने को कहते हैं, पर मुसाशी कहता है कि ओनी को मारना बुशी की जिम्मेदारी है और वो फिर से लड़ने के लिए आगे जाने लगता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि हम बुशी नहीं माइनर्स हैं। ये सुन के मुसाशी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो अभी तक झूठ क्यों बोलता रहा और उसे खुद पर शक होने लगता है। पर इसका फायदा उठाकर ओनी फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इसके बावजूद भी मुसाशी हार नहीं मानता और लड़ते लड़ते उसे समझ आता है कि वो झूठ इसलिए बोलता रहा ताकि गांव के लोग उसके साथ भेदभाव न करें। अब ओनी उसे उठा लेता है और एक गेट कीपर कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम अपनी जान की भीख मांग सकते हो। पर मुसाशी हंसने लगता है। अब जैसे वो ओनी उसे मारने वाला था तभी कोजीरो अपनी मोटरसाइकिल लेके आता है और ओनी के सर पे मारता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोजीरो मुसाशी को उसकी पिकैक्स और एक नोट देता है और वो बोलता है कि उसे पता लग चुका है कि मुसाशी सच कह रहा था कि वो माइनर की तरह काम करते वक्त अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा था। ऑफिशियल्स कहते हैं कि उस बाइक का किसी के पास होना एक नेशनल क्राइम है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं जो ओनी नीचे गिरा था वो फिर से खड़ा हो जाता है और उसी वक्त काफी सारे ओनी उन्हें मारने के लिए आने लगते हैं। पर मुसाशी को लगता है कि एक अच्छा मौका है खुद को कोजीरो के सामने साबित करने का। इसके बाद वो अपनी बनाई हुई टेक्निक का यूज करने लगता है। कोजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने इस टेक्निक को मुसाशी की नोटबुक में देखा था। इसके बाद मुसाशी हवा में जंप करता है और एक ही हमले से उस डीमन को आधे में काट देता है। पर ये देख के बाकी के ओनी भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लड़ते वक्त मुसाशी कोजीरो से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए आने को नहीं कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, बल्कि मैं इसलिए चाहता था कि तुम साथ आओ क्योंकि अकेले जीतना काफी लोनली होता है। उसके बाद वो वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और मुसाशी कोजीरो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। ये देख के कोजीरो को उनका बचपन याद आता है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। तभी अचानक से आसमान में एक लाल रोशनी आती है जिसकी सारी ऑफिशियल्स पूजा करने लगते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ओनी लॉर्ड काइशिन था। वो दोनों से लड़ने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं और रास्ते में वो काफी सारे ओनीस को हराते हुए उन माइनर्स को भी बचाते हैं। इसके बाद वो काइशिन तक पहुँच जाते हैं जो कि एक लाल रंग का पक्षी था। पर तभी वो लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो छोटी सी बर्ड से एक बड़ा सा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा है। काइशिन उन्हें अपने पैरों से दबाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो दोनों बाइक पे बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं। पर काइशिन के जमीन पे पैर मारते ही वो दोनों हवा में उछल जाते हैं। अब काइशिन अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। कोजीरो मुसाशी को वहाँ से जाने के लिए कहता है पर मुसाशी बेहोश हो चुका था। कोजीरो काइशिन से लड़ने की कोशिश करता है पर काइशिन उसकी तलवार को खाने के लिए उसे पकड़कर उठा लेता है। जब मुसाशी को होश आता है तो वो देखता है कि काइशिन उसके हाथ से तलवार छुड़ाने के लिए उसे इधर उधर झटक रहा है, जिसके बाद वो उसे जमीन में घसीटने लगता है। इसी दौरान उसे याद आता है कि वो बचपन में उस तलवार से कितनी नफरत करता था और अब काइशिन उस तलवार को छीनने में कामयाब हो जाता है और उसे खा जाता है। ये देख के कोजीरो को अपने फादर की याद आती है जिन्होंने सिखाया था कि एक बुशी की स्वॉर्ड उसका प्राइड होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तलवार लाने के लिए मुसाशी काइशिन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। वो काइशिन के ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पेट तक पहुंच जाता है और अपनी एक्स से उस पे हमला कर देता है और दर्द के कारण काइशिन चिल्लाने लगता है। वहीं मुसाशी उसका पेट तोड़ने के लिए उस पर हमला करता रहता है। काइशिन उसे मारने की कोशिश करता है पर मुसाशी बार बार उसके हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से काइशिन अपने ही पेट को तोड़ने के लिए मुसाशी की मदद कर रहा था। और अब एक आखिरी हमले के साथ मुसाशी उसके पेट को फोड़ देता है जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और मुसाशी उसके पेट में घुस जाता है। कोजीरो को लगता है कि मुसाशी मर चुका है पर तभी वो देखता है कि मुसाशी काइशिन के पेट से उसकी तलवार लेके बाहर आता है, जिसके बाद कोजीरो उसकी तलवार वापस लाने के लिए मुसाशी का शुक्रिया अदा करता है। उसी वक्त ऑफिशियल्स रिपोर्ट करते हैं कि बुशी बैंड का फोर्ट्रेस उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो लोग ऊपर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा फोर्ट्रेस माइनिंग की जगह पे आ रहा है, पर तभी एक बैरियर उन्हें रोक देता है। पर उस फोर्ट्रेस के अंदर से काफी सारे बुशी बाहर आते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से उस बैरियर को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सभी काइशिन को खत्म करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बुशी बैंड को देखकर मुसाशी और कोजीरो काफी हैरान थे। वहीं वो सभी वॉरियर्स उड़ते हुए काइशिन पे हमला करने जाते हैं। उस बुशी बैंड का लीडर कैप्टन नटोरा उनके पास आता है और कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए सेफ नहीं है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। पर मुसाशी बोलता है कि वो लोग बच्चे नहीं है और बताता है कि उसी ने उस काइशिन के पेट को फाड़ा है। पर ये सुन के नाटोरा हंसने लगता है और कहता है कि काइशिन को हराने के लिए सिर्फ उनका पेट काटना ही काफी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। और उस मॉन्स्टर को फिर से खड़ा हुआ देख के मुसाशी हैरान रह जाता है। कैप्टन कहता है कि यहाँ वो सब
कुछ संभाल लेंगे और सभी माइनर्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो काइशिन आग से हमला करने लगता है। ये देख के कोजिरो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मुसाशी उससे लड़ना चाहता था और खतरे के बारे में जानते हुए भी वो अपने बचपन के सपने को सच करना चाहता था। मुसाशी काइशिन की तरफ भागने लगता है और फिर से उसके पेट पे हमला करके उसे तोड़ देता है, पर काइशिन तुरंत ही अपने पेट को हील करने लगता है। पर तभी मुसाशी को कोई बांध कर पीछे खींच लेता है। मुसाशी कहता है कि मुझे खोल दो, क्योंकि वो काइशिन मेरा पहला शिकार है। नटोरा उससे पूछता है कि वो उसे हराने के लिए इतना उतावला क्यों है। मुसाशी बताता है कि ये उसका सपना है और वो उसे सच करने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकता है। नटोरा उससे कहता है कि तुम अभी एक बच्चे हो, इसलिए नहीं जानते कि काइशिन से लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक है, और वो दिखाता है कि काइशिन के सिर्फ एक ही पैर को पकड़ने के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मुसाशी फिर भी नहीं मानता और वो उस रस्सी को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो फिर काइशिन की ओर जाने लगता है, पर इस बार नटोरा उसे नहीं रोकता। इसके बाद मुसाशी जमीन पर हमला करके उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वो काइशिन की ओर जाता है और कोजिरो से बताता है कि काइशिन का वीक पॉइंट उसकी नेवल पे लगी हुई सींग है। पर जब मुसाशी उस सींग पर हमला करता है तो उसका वेपन ही टूट जाता है। तभी काइशिन उसके ऊपर आग से हमला करने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ पे नटोरा आ जाता है और एक ही हमले से उसके सींग को काट देता है। मुसाशी ये देख के गुस्सा था क्योंकि वो नहीं जीत पाया था, पर नटोरा कहता है कि ये बेहतर है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और वो काइशिन फट जाता है। फिर वो सभी काइशिन की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। ये देख के मुसाशी हैरान था। फिर सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। कोजिरो को ये सीन थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तभी मुसाशी को याद आता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसी ड्राइंग कोजिरो के फादर ने उन्हें एक स्क्रोल में दिखाई थी। इसके बाद सभी माइनर्स उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देख के कोजिरो रोने लगता है क्योंकि उसके फादर सच कहते थे, बुशी ही इस दुनिया के सच्चे हीरो हैं। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं और कैप्टन नटोरा एक लंबी सी स्पीच देता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे मॉन्स्टर का नामो निशान ना हो। पर मुसाशी का दिमाग अभी भी खराब हो रखा था क्योंकि उसका पहला किल किसी ने चोरी कर लिया। लाख कोशिशें करने के बाद भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और नटोरा को उल्टा सीधा कहने लगता है। नटोरा इस बात पे उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है तुम बोल देते हो, और तसल्ली के तौर पे उसे प्राइज के रूप में एक पर्पल जैम दे देता है, जिसे देख के वो सभी लोग हंसने लगते हैं। अब रात को मुसाशी देखता है कि उस जैम पर एक निशान है और जब वो उसे फेंकने वाला था तभी उसे अंदर कुछ दिखने लगता है और उसे पता लगता है कि इस जैम की वजह से वो ओनी को देख सकते हैं। इसके बाद वो अपनी हिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए बुशी स्क्रॉल पढ़ने लगते हैं और उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता लगता है कि एक बुशी की ड्यूटी सारे काइशिन से उनका सारा ट्रेजर वापस लेना है और साथ ही उनकी पूरी कंट्री को एक करना है, और जो भी कॉन्करर होगा वो सारी धरती का किंग बन जाएगा। मुसाशी को लगता है कि नटोरा यही बनना चाहता है और वो इसके बारे में जाके नटोरा से पूछता है। नटोरा उसे शाबाशी देता है क्योंकि वो इसके बारे में पता लगा पाया और वो कहता है कि वो किंग जरूर बनेगा, पर मुसाशी बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि 150 सालों में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। मुसाशी कहता है कि मैं तुम्हें किंग नहीं बनने दूंगा क्योंकि मैं खुद अपना बैंड बना के सभी किशिन को हराऊंगा। ये बात सुन के नटोरा हंसता है और उसकी जर्नी के लिए उसे गुड लक बोलता है। इसके बाद वो अपने सपनों को सच करने के लिए कोजिरो के साथ वहाँ से चला जाता है। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने एडवेंचर के दौरान बहस नहीं करेंगे, पर जैसे ही खाने की कमी होती है वो दोनों झगड़ने लगते हैं। कोजिरो कहता है कि वो उससे सर्वाइविंग में काफी ज्यादा बेहतर है और वो इसे प्रूव करने के लिए काफी सारी मछलियों को पकड़ के दिखाता है। गुस्से में मुसाशी भी काफी सारी मछलियां पकड़ने जाता है, पर उसे एक भी मछली नहीं मिलती और उसे थोड़ी अकल आती है कि उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए। पर जब वो कोजिरो से माफी मांगने आता है तो वो जमीन पे पड़ा हुआ था। वो उसे बताता है कि एक लड़की ने उस पर हमला कर दिया। तभी वो लड़की पीछे से आकर मुसाशी को भी उठा के पटक देती है। उस लड़की का नाम सुगामी है और वो उन दोनों को पकड़कर अपने क्लैन के फोर्ट में लेके आती है, जहाँ उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उस क्लैन का लीडर हीडियो सुगामी को डांट लगाता है क्योंकि वो नए ताकतवर बुशी को उनके क्लैन में ज्वाइन नहीं करवा पा रही। वो उससे कहता है कि अगर अगली बार ओनी हमला करेंगे तो बच्चों और औरतों को भी लड़ना पड़ेगा, पर सुगामी कहती है कि कमजोर को लड़ाई में भेजना सही नहीं होगा, लेकिन हीडियो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसके बाद सुगामी उन दोनों के पास जाती है और उनकी बाइक के बारे में पूछती है, पर वो नोटिस करते हैं कि वो काफी टाइम से रोती हुई आ रही है और वो इसकी वजह पूछते हैं। सुगामी उनसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई कितेत्सु है जो कि तुम लोग छुपा रहे हो, पर उसे पता लगता है कि उन लोगों को कितेत्सु का मतलब ही नहीं पता। सुगामी उन्हें बताती है कि कितेत्सु उस चमकने वाली धूल को कहते हैं जो कि काइशिन को मारने के बाद निकलती है, जिसका यूज करके बुशी अपनी ताकत बढ़ाते हैं और काइशिन से लड़ते हैं। उसके क्लैन को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक मॉन्स्टर का ग्रुप उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। उसके हाथों को कांपता हुआ देख के मुसाशी कहता है कि तुम हमें सारी बातें बता सकती हो। सुगामी कहती है कि वो नहीं चाहती कि आम लोगों को इस लड़ाई में उतारा जाए। वो जानती है कि वो सही है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये बात हीडियो से कहे। इसके बाद रात को कोजिरो अपनी चैन का यूज करके जेल की चाबी ले लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आने पर उन्हें ऐसा
लगता है जैसे उनकी तरफ कोई भूकंप चला आ रहा है। वहीं कासल के अंदर हिडियो को उन मॉन्स्टर के आने के बारे में पता लग जाता है और वो सुगामी से कहता है कि सभी बच्चों और औरतों को लड़ाई के लिए तैयार करे, पर वो चुप नहीं रहती और कहती है कि वो उसके खिलाफ है। गुस्से में वो उसे पंच करने वाला था, पर तभी वो रुक जाता है और रोने लगता है और कहता है कि जिस अनाथ को उसने अपनी बेटी की तरह पाला वो उसके खिलाफ हो चुकी है, पर ये सब सिर्फ ड्रामेबाजी थी और क्योंकि अब वो लड़की यूजलेस हो चुकी है तो वो उसे कासल से बाहर फेंकने वाला था। वो उसे लटका के कहता है कि अब से वो बैंड की मेंबर नहीं है और अब से उसे जंगलों में अकेले रहना होगा। अकेले होने के ख्याल से वो डर जाती है और कहती है कि वो सब करने के लिए तैयार है जो कि हिडियो चाहता है, बस वो उसे अकेला न छोड़े। इसके बाद वो अपनी बहन और हिडियो की एक पेंटिंग के आगे खड़ी थी और वो याद करती है कि उसकी बहन को भी हिडियो ऐसे ही ट्रीट किया करता था, इसीलिए वो फिर से मन बना लेती है कि वो लोगों को उससे बचाएगी। लेकिन तभी मुसाशी और कोजिरो उस पेंटिंग को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। सुगामी काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे लगता था कि हिडियो के बिना वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुसाशी उससे कहता है कि तुमने तो कोजिरो की ऐसी तैसी कर दी थी, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो, तुम बुशी हो ना, तो फिर हमारे साथ चलो। ये सुन के वो काफी मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वेपन्स वापस करूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उनके वेपन्स वापस मिलने के बाद वो सभी लोग टाउन के लोगों को सेफ्टी पे ले जाने के लिए प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हिडियो भाषण दे रहा था कि उनकी तरफ ओनी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और वो सभी लोगों से उनसे लड़ने के लिए कहता है, पर उन लोगों को लड़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर सोल्जर्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तभी सुगामी एक स्मोक बॉम्ब फेंक के सबका ध्यान खींचती है और कहती है बुशी का फर्ज अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वो ऐसे आम लोगों को लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। लेकिन ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि सभी लोग वहाँ से बचकर निकल पाए। लेकिन हिडियो को पहले ही समझ आ जाता है कि ये किसी तरह की कोई चाल है और उस धुएं का फायदा उठा के मुसाशी और कोजिरो ने गार्ड्स को बेहोश कर दिया था, जिससे सभी लोग आसानी से जा सकते थे। पर वो लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सभी लोग हिडियो से उतना ही डरते हैं जितना सुगामी डरती थी। तो सुगामी कहती है कि उनका डर भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें हिडियो को हराना पड़ेगा। पर जैसी लड़ाई शुरू होती है हिडियो उसे जमीन पे पटक देता है और उसे लगातार लात मारता रहता है। फिर वो उसे उठा के कहता है कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, पर सुगोमी उसके मुंह पे थूक देती है। वो कहती है कि अब से वो उसके ऑर्डर नहीं मानेगी। फिर वो अपने हथियार को एक्टिव करके उससे लड़ने लग जाती है। वो उसके हमलों को डॉज करती है और उसे रस्सी से बांध देती है, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। हिडियो को हारा हुआ देखकर सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। ओनी के वहाँ पहुँचने तक सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, केवल सुगामी को छोड़कर, क्योंकि उसने हिडियो को बांध रखा था। जैसे ही वो डीमन पास आता जाता है सभी लोग सुगामी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर सुगामी वहाँ से नहीं हिलती। उसे इस बात की खुशी थी कि वो लोगों को बचा पाई, पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर से दब के मर जाती वहाँ पे कोजिरो और मुसाशी आ जाते हैं और वो सुगामी और हिडियो को बचा लेते हैं। मुसाशी उसकी तारीफ करता है कि तुम सच में बहुत बहादुर हो, और ये सुनकर सुगामी स्माइल करती है। फिर मुसाशी उससे कहता है कि तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अब वो तीनों अगली जगह के लिए निकल जाते हैं। वहीं सारे गाँव के लोग उन्हें रास्ते में बाय कर रहे थे। उनका अगला स्टॉप सामने ही था, क्योंकि उस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ब्लू काइशिन वहीं होगा। अब कुछ दूर जाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए एक कैंप लगाते हैं। वहाँ पे मुसाशी को कोजिरो के फादर के सपने आ रहे थे। तभी वहाँ पे एक ओनी आता है और वो कोजिरो की तलवार को उठा के वहाँ से भागने लगता है। मुसाशी उसके पीछे जाने लगता है और जब वो उसके सींग को तोड़ने के लिए हमला करता है तो उसका डंडा ही टूट जाता है। मुसाशी उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे काफी सारी तलवारें पड़ी हुई थी। तभी उसे एक शीरो नाम का बंदा दिखता है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ से कोई सी भी तलवार उठा के उस ओनी को हरा सकते हो। वो ओनी कोजिरो की तलवार खाने ही वाला था। तभी मुसाशी एक तलवार पकड़ता है, पर उस तलवार को हाथ लगाते साथ उसकी पूरी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उसके शरीर से क्रिस्टल बाहर आने लगे थे और वो अपनी नई ताकत का यूज करके उस ओनी को हरा देता है। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो शीरो से बताता है कि उसने अभी अभी कितेत्सु ब्लेड का यूज किया है और उस ओनी के मरने की वजह से वो चमकीली सी धूल उस स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, पर वो तलवार टूट जाती है। अब शीरो को समझ नहीं आ रहा था कि मुसाशी ने इतनी सारी पावर को कैसे अब्सॉर्ब कर लिया। उसे लगता है कहीं ये वो ही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, पर तभी वहाँ पे शीरो की स्टूडेंट आ जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मुसाशी उनसे पूछता है कि वो दोनों कौन है। शीरो कहता है कि वो बस डॉग्स हैं जिन्हें कोई भी हायर कर सकता है। इसके बाद कोजिरो और सुगामी भी वहाँ पे आ जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो मुसाशी सुगामी से कितेत्सु ब्लेड के बारे में पूछता है। सुगामी बताती है कि उन ब्लेड्स के बिना तुम ओनी के सींगों को नहीं काट पाओगे। ये सुन के उन दोनों को लगता है कि ऐसी तलवारें काफी ज्यादा रेयर होती होंगी, पर सुगामी बताती है कि तुम लोग इन तलवारों को खरीद भी सकते हो। इसके बाद वो सभी लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी कितेत्सु ब्लेड को बेचा जा रहा था और काफी सारे लोग उन तलवारों के लिए बोलियां लगा रहे थे। और अपने आसपास इतने सारे बुशी को देख के मुसाशी काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे तो एक आदमी उनके पास आके पूछता है कि उनके
उनके बैंड का नाम क्या है, पर उन्होंने अभी तक अपने बैंड का कोई भी नाम नहीं रखा था। ये सुन के वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उनके बैंड का लीडर कोजीरो होगा, क्योंकि बैंड का नाम लीडर के फैमिली नेम से होता है और मुसाशी का कोई फैमिली नेम था ही नहीं। और इसी तरह उनके बैंड का नाम कानेमा की बैंड पड़ता है। इसके बाद कितेत्सु ब्लेड ऑक्शन का समय आ जाता है और सबसे पहले रियोसाजी बैंड के द्वारा 25 तलवारों को बेचा जा रहा है। मुसाशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी तलवार खरीदे। तभी वहाँ पे मित्सुरु आती है, जो कि उस बैंड के स्मिथ्स की हेड है। वो उससे कहती है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी तलवार पसंद आती है तुम उसे खरीद सकते हो। मुसाशी उसके ऊपर फिदा हो रहा था और वो कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि जिसको जो भी तलवार पसंद है वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाए। कोजीरो अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन मुसाशी को अपने बालों जैसी तलवार पसंद आ जाती है। जिसके बाद कोजीरो को भी वो तलवार पसंद आती है जो उसे बिल्कुल अपने जैसी लग रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने उसे इग्नोर किया था और अकेला छोड़ दिया था। जब मुसाशी उस तलवार को पकड़ता है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। मित्सुरु बताती है कि वो स्वार्ड उसका ट्रायल ले रही है, जिसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वो उसका मालिक बनने लायक है भी या फिर नहीं। इसके बाद जब कोजीरो अपनी तलवार पकड़ता है तो वो उसे थोड़ी ही देर में एक्सेप्ट कर लेती है और उसके चारों तरफ ब्लू कलर का ऑरा आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि सभी का कलर अलग था। मित्सुरु बताती है कि सभी बुशी की सोल का कलर अलग होता है और ब्लेड के मिनरल्स उसी रंग के ग्लो करते हैं। वो कहती है कि कोजीरो का कलर ब्लू है, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है और उसके हिसाब से हर एक बैंड में कोई ना कोई रेड कलर का जरूर होना चाहिए। वही मुसाशी का ट्रायल अभी भी चल ही रहा था। उसे अपने होम टाउन का सीन दिखने लगता है, जहाँ पास्ट में ओनी की पूजा करने वाले लोगों ने कोजीरो के फादर को मार दिया था। वो मुसाशी से कुछ कहते हैं पर वो सुन नहीं पाता। तभी वो उस मेमोरी से बाहर आ जाता है और अपने सामने एक लड़की को देखता है और वो भी उससे कुछ कह रही थी, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो उसे हक कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी खली जैसी बॉडी बन जाती है और वो उसके दोनों हाथों को खींचते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो असल दुनिया में वापस आता है और उसके शरीर से ब्लैक कलर के क्रिस्टल निकलने लगे थे। ये चीज देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा भी ब्लैक कलर का था। ये देख के मित्सुरु कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो क्रिस्टल गायब हो जाते हैं और उस स्वार्ड ने मुसाशी को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद मुसाशी और स्वार्ड्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके चारों तरफ वही ब्लैक ऑरा आ जाता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब वो अपनी 7वीं तलवार को ट्राई करने जाता है तो मित्सुरु से बताती है कि इस सब का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी सोल का कलर ब्लैक है और ब्लैक सोल वाले कितेत्सु यूज नहीं कर सकते थे। इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब वो मुसाशी बनने के लिए नहीं बना है। और मुसाशी का ये सपना टूटा हुआ देखकर कोजीरो और सुगामी उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ब्लू ओनी उनके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि यहाँ पे ब्लू कलर का काइशिन आ चुका है और वो छोटे ओनीस को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज रहा है। मुसाशी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि बिना कितेत्सु ब्लेड के वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कोजीरो आके उसे एक मॉन्स्टर से बचा लेता है और इस नई ताकत का यूज करके वो एक माँ और उसकी बेटी की भी जान बचाता है, जिसके लिए वो दोनों से थैंक यू कहते हैं। और ये सुन के कोजीरो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके टाउन में आज तक किसी ने भी उसके लिए ऐसे अच्छे शब्द यूज नहीं किए थे। वहीं मुसाशी को ये सब देख के बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उन सब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद सभी लोग मुसाशी को पीछे छोड़ के उस ब्लू काइशिन को मारने के लिए जाने लगते हैं। वहीं सुगामी के कहने पर भी कोजीरो मुसाशी को अपने साथ नहीं लेके जाता। अब दूसरी तरफ मुसाशी उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे शीरो आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब उसने देख लिया और उसे पता है कि मुसाशी कहाँ बिलोंग करता है। जिसके बाद वो दिखाता है कि उसका भी ऑरा ब्लैक है और मुसाशी को उसके साथ आना चाहिए। शीरो कहता है कि मुसाशी को उन ब्लैक स्टोन्स को एक्सेप्ट करना होगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद शीरो अपनी तलवार का यूज करके जमीन पे एक स्क्वायर काट देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। उसके बाद वो मुसाशी की तरफ एक तलवार फेंकता है और कहता है कि तुम इस तलवार का ट्रायल लो, जिसके बाद तुम खुद एक कितेत्सु ब्लेड बन जाओगे। पर मुसाशी कहता है कि वो ब्लेड नहीं बनना चाहता, बल्कि वो कितेत्सु ब्लेड का यूज करके अपने दोस्तों के साथ लड़ना चाहता है। तो शीरो कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी तलवार के मटेरियल में कन्वर्ट कर लूंगा, इससे तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। ये सुन के मुसाशी उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर शीरो उसे खाई में गिरा देता है और उसके बाद वो उस कितेत्सु ब्लेड को भी नीचे फेंक देता है। वहीं कोजीरो काइशिन को हराने के लिए ऊपर चढ़ रहा था, पर सुगामी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने मुसाशी को पीछे अकेला छोड़ दिया। कोजीरो कहता है कि हम उसको बेहतर फील कराने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अब सुगामी मुसाशी के पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो कोजीरो से बताता है कि उसके पेरेंट्स गरीब फार्मर्स थे, लेकिन ये सुन के सुगामी को यकीन नहीं होता। इसके बाद वो उसे बताता है कि उनकी दोस्ती कैसे हुई। गाँव का कोई भी इंसान मुसाशी फैमिली को पसंद नहीं करता था, लेकिन मुसाशी के पेरेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग काफी ज्यादा अच्छे और मेहनती थे, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ वही लड़की ननाओ आती है और उसे पता लगता है कि जिस ऑब्सिडियन गॉडेस को शीरो ढूंढ
ढूंढ रहा था वो मुसाशी के अंदर ही थी और इसीलिए उसने उसे गड्ढे में धक्का दे दिया। वो कहती है कि अब मुसाशी को काफी मुश्किल डिसीजन लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी अभी तक गिर ही रहा था, तभी वो उस तलवार को पकड़कर खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। पर उस तलवार को पकड़ते साथ उसके शरीर से वो क्रिस्टल बाहर आने लगे थे और अब उसके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो नीचे लावा में गिरकर मर जाए या तो अपना होश खोकर काले पत्थर में बदल जाए। मुसाशी किसी तरह दर्द सहने के बाद भी उन पत्थर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगी। तभी उसका पूरा शरीर क्रिस्टल से भर जाता है, जिससे वो सीधा जाकर लावा में गिर जाता है। पर क्रिस्टल्स की वजह से वो बचा हुआ था और अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर मुसाशी उसी गॉडेस को देखता है जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मुसाशी कहता है पर उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। तभी वो गॉडेस वापस से बड़ी बन जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम अपने दोस्तों के लिए बस मुसीबत ही खड़ी करोगे। फिर वो मुसाशी को उसका दुख भरा पास्ट दिखाने लगती है, जब मुसाशी को देख के कोई भी बात नहीं करता था और सभी लोग उससे नफरत करते थे। तभी एक औरत उसे पत्थर देके कहती है कि वो इससे कोजिरो के डैड को मारे, क्योंकि उन्हें भी टाउन का कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था और अपने आसपास के लोगों के प्रेशर की वजह से वो उन्हें पत्थर मार भी देता है और कहता है कि बुशी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और इस बात का रिग्रेट उसे आज तक है। गॉडेस कहती है कि ना तुम कभी बुशी बन सकते हो और ना ही कभी कितेत्सु ब्लेड को उठा सकते हो, इसीलिए तुम्हें सारी दुनिया को छोड़कर मेरे साथ ही रहना चाहिए और तुम किसी भी ओनी से नहीं लड़ सकते। तुम अपने दोस्तों के लिए यूजलेस हो। ऐसा कहते कहते वो मुसाशी को क्रिस्टल में बदलने लगती है। वहीं जब सभी लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वो ये देख के हैरान थे कि उस काइशिन का कोई सर ही नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है, पर अगर ये मरा होता तो ये कितेत्सु में कन्वर्ट हो जाता। इसका मतलब अभी तक किसी ने भी उसका सिंग डिस्ट्रॉय नहीं किया है। वो उस इंसान को ढूंढने जा ही रहा था, तभी वहाँ से शीरो कूदता है और सभी को बताता है कि उसी ने उसका सर काटा है। पर तभी सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उस सर की लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने तलवार के एक ही स्विंग से उन सभी सोल्जर्स को आधे में काट देता है। वो कहता है कि वो यहाँ पे सबकी कितेत्सु ब्लेड लेने आया है, इसका मतलब सभी को मरना होगा और सभी लोग समझ जाते हैं कि शीरो एक स्वार्ड हंटर है जो कि स्वार्ड के ओनर्स को मार के उनकी कितेत्सु ब्लेड ले लेता है। इसलिए सारे बुशी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शीरो अपनी स्वार्ड की एक ही स्विंग से जमीन को कई टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से काफी सारे बुशी एक ही झटके में हार जाते हैं। ये देख के सभी लोग डर चुके थे। इसके बाद शीरो कोजिरो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि उसने पहले ही मुसाशी को स्वार्ड के मटेरियल में बदल दिया है और अब थोड़े ही समय में कोजिरो का भी वही हाल होने वाला है। ये सुन के कोजिरो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शीरो ने मुसाशी को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी पूरी तरीके से ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका था, पर वो अभी भी जिंदा था। गॉडेस कहती है कि उसे अब किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अब हमेशा के लिए यहाँ पर छुप कर रह सकता है। तभी एक ग्रीन सी रस्सी उसे ऊपर खींच लेती है और ये सब कुछ ननाओ कर रही थी। जब मुसाशी को होश आता है तो उसके शरीर से वो सारे क्रिस्टल गिरने लगे थे। ननाओ ने उसे इसलिए खींचा था क्योंकि उसे लगा था कि अभी तक वो ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका होगा, लेकिन मुसाशी अभी भी होश में था। जिसके बाद गांव के लोग आकर उसे कपड़े पहना देते हैं। अब जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है वो कोजिरो और सुगामी की मदद करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है जब उसने अपनी उस हरकत के लिए कोजिरो के डैड से माफी मांगी थी। वो कहता है कि असल में तो मुझे मर जाना चाहिए था, पर कोजिरो के डैड उसे अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो कैसे सिचुएशन में था और उन्होंने उसे पहले ही माफ कर दिया है। जिसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि गांव में सबसे पहला वही था जिसने कि उन्हें प्यार दिखाया था और उसी की वजह से कोजिरो भी खुश रहने लगा था और इसीलिए वो उसे हमेशा कोजिरो का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शीरो ने तबाही मचा रखी थी। सभी उससे डर के वहाँ से भागने लगते हैं, पर शीरो सिर्फ कोजिरो का ही पीछा कर रहा था। तो कोजिरो अपनी कितेत्सु ब्लेड का यूज करके शीरो के ऊपर हमला करता है, पर शीरो उसके हमलों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जिसके बाद शीरो आसानी से उसे घायल कर देता है और उसे उठाकर उसकी जान लेने ही वाला था, तभी वहाँ पे मुसाशी आ जाता है। शीरो को मुसाशी का करंट स्टेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अभी वो आधा स्टोन और आधा इंसान में फ्यूज हो रखा है। ननाओ अपना मिशन फेल होने की वजह से उससे माफी मांगती है, पर शीरो कहता है कि उसे उसके अंदर की गॉडेस चाहिए ताकि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सके और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मुसाशी की टीम भी लड़ने के लिए तैयार थी। तभी ननाओ कहती है कि तुम सबकी लड़ाई मुझसे होगी और उसके हाथ का वेपन 7 हिस्सों में बदल जाता है और उन सभी से तलवारें बन जाती है और वो उन 7 ब्लेड से उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो लोग काफी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहे थे क्योंकि जैसे वो एक को डॉज करते हैं दूसरी भी उनके पीछे आ जाती है। पर मुसाशी को लगता है कि वो उसे हरा सकता है क्योंकि वो कोई ओनी नहीं है। ननाओ उसके ऊपर 3 ब्लेड से हमला करती है, पर मुसाशी उन तीनों ही ब्लेड से बच जाता है। फिर ननाओ उसके ऊपर चौथे ब्लेड से हमला करती है और इससे लड़ने के लिए मुसाशी अपनी तलवार को एक पत्थर में घुसा देता है और इस टेक्निक का यूज करके वो उसके फेंके हुए ब्लेड के ऊपर से जाता है। ये देख के ननाओ हैरान हो जाती है, पर फिर भी मुसाशी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और ननाओ के अटैक से वो उन दोनों
दोनों के पास जाके गिरता है। फिर वो तीनों मिलके उसे हराने का प्लान बनाते हैं। ननाओ को ऐसा लग रहा था कि वो तीनों उसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे, पर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उनमें से दो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोजिरो यहाँ पे इसलिए रुका है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके, तो वो कोजिरो को इग्नोर करके मुसाशी को पकड़ने जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मुसाशी को हरा दिया है, पर असल में ये उनका प्लान था। मुसाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि सुगामी उसकी मदद कर रही थी। उसके बाद मुसाशी अपनी तलवार से उस स्टाफ के सेक्शन को काट देता है। ये देख के उन्हें लगता है कि वो उसे जरूर हरा देंगे, पर तभी वहाँ पे शीरो आ जाता है और कहता है कि तुम पीछे हटो, इन्हें मैं संभालता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड रिंग्स का यूज करता है। इसका मतलब ये है कि उसका अगला हमला काफी खतरनाक होगा। पर जैसे वो अटैक करता है तब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर तभी वो पहाड़ एक पर्पल बॉक्स से कवर हो जाता है और तुरंत ही वो पूरा पहाड़ पलट जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग नीचे गिरने लगे थे। पर कुछ लोगों ने अपनी ब्लेड्स को बचा लिया था। शीरो किसी ओनी मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर था और वो जमीन को काटकर उन लोगों को भी नीचे गिराने लगता है जो कि अपनी ब्लेड से बचे हुए थे। इसके बाद वो अपनी तलवार को नीचे मारता है, जिससे वो सभी लोग नीचे गिरने लगे थे। तभी वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है और वहाँ पे गॉडेस आती है। वो मुसाशी को बताती है कि शीरो उसका दुश्मन है, जो कि मुसाशी को मारकर उसकी ताकत छीनना चाहता है और इसीलिए वो अपनी बची कुची पावर से सिर्फ मुसाशी को बचाना चाहती है। लेकिन मुसाशी मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुन के वो गॉडेस खुश हो जाती है क्योंकि मुसाशी बाकी लोगों की तरह मतलब ही नहीं है। फिर गॉडेस अपनी पावर्स उसके साथ शेयर करती है और थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पे कंट्रोल भी कर लेती है ताकि वो उसे अपनी पावर दिखा सके। अब टाइम वापस से चलने लग जाता है और वहाँ पे काफी सारे ब्लैक क्रिस्टल आ जाते हैं जो कि सभी की कितेत्सु स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। यहाँ तक कि शीरो और ननाओ की स्वॉर्ड एनर्जी भी उसकी तरफ खींचने लग जाती है। ये देख के शीरो समझ जाता है कि उस गॉडेस की ही पावर है, क्योंकि वो ही इस तरह से कितेत्सु ब्लेड्स को अपनी तरफ खींच सकती है। और अब मुसाशी शीरो की स्वॉर्ड को भी खींच लेता है और उसके लुक्स गॉडेस के साथ फ्यूज हो चुके थे, जिससे वो देखने में थोड़ा अलग लग रहा था। अब शीरो की तलवार जाने की वजह से वो माउंटेन फिर से सीधा हो जाता है और गॉडेस उन सभी के कितेत्सु ब्लेड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ननाओ गॉडेस के ऊपर हमला करती है, पर वो गॉडेस काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। वो कोजिरो को बताती है कि जिनके पास ब्लैक एनर्जी होती है वो ब्लेड की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो उसे अपने पास खींच सकते हैं या फिर खुद से दूर भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी ताकत होती है जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए जिसके पास भी ब्लैक ऑरा होता है उसे फॉरसेकन कहा जाता है। ये देख के कोजिरो को लगता है कि इस ताकत से तो मुसाशी को कोई भी नहीं हरा पाएगा, पर गॉडेस कहती है कि ये टेम्पररी है, वो बाहर अपने फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकती और उसे मुसाशी के अंदर जाकर वापस से सोना होगा। और ऐसे में शीरो और ननाओ को हराने के लिए मुसाशी को उसके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शीरो अपनी तलवार वापस खींच लेता है और गॉडेस जाने से पहले एक फाइनल हमले की तैयारी करती है, जिसके लिए वो सभी की कितेत्सु ब्लेड से उनकी एनर्जी खींचने लगती है ताकि वो जाने से पहले शीरो को यहाँ से भगा सके। वहीं मुसाशी के अंदर गॉडेस कहती है कि वो उसके अंदर वापस से सोने जा रही है और उसको जिंदा रहना होगा क्योंकि अभी वही उसका वेसल है और उसे डर है कि अगर मुसाशी को कुछ हो गया तो उसका और उसके पुराने वेसल कोजिरो के डैड का जो मिशन था वो उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो शीरो पे हमला करने चली जाती है और सबके ब्लेड की एनर्जी को अट्रैक्ट करके गॉडेस शीरो को गुड बाय कहती है और उस पर हमला कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने पूरे पहाड़ को ही काट दिया था, जिससे शीरो वहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद मुसाशी की बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। फिर उसके पास उसके दोस्त आते हैं और उस पावर के बारे में पूछते हैं जिसने उससे शीरो को एक ही बारी में हरा दिया। वहीं मुसाशी गॉडेस के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसका और कोजिरो के डैड का क्या रिश्ता था। वहीं जिस जगह पे काइशिन की बॉडी थी अब उस जगह पे एक बड़ा सा गड्ढा है। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर उसकी बॉडी गई कहाँ। तभी हमें पता लगता है कि शीरो और ननाओ काइशिन को पकड़ के वहाँ से जा चुके थे। यहाँ तक कि इतने खतरनाक हमले से भी उन्हें जरा से भी चोट नहीं आई थी, बल्कि वो इस बात से खुश थे कि आखिरकार उन्हें गॉडेस के बारे में पता लग चुका है। दूसरी तरफ मुसाशी की टीम उस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब रात को सोने के लिए मित्सुरो ने एक जगह देती है और अगली सुबह मुसाशी फिर से उस कितेत्सु ब्लेड को उठाने वाला होता है। कोजिरो को पता था कि अब उसके अंदर वो ब्लैक ऑरा नहीं निकलेगा, क्योंकि गॉडेस ने बताया था कि जब वो उसके अंदर सोने जाएगी तो वो ब्लैक ऑरा वाली पावर चली जाएगी। और अब जब मुसाशी उस ब्लेड को उठाता है तो उसके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा था, जो कि सबसे ज्यादा रेयर है। अब टेस्ट के बाद मुसाशी कोजिरो से पूछता है कि क्या उसके डैड ने कभी ऑब्सिडियन गॉडेस के बारे में उससे कुछ कहा, तो कोजिरो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर मुसाशी पूछता है कि वैसे तुम्हारे डैड के पास ये बाइक कहाँ से आई, क्योंकि विलेज में तो एक किसी के पास नहीं थी। इसके बाद कोजिरो हिनोमोतो का मैप लेके आता है, क्योंकि अब वो मुसाशी वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता है, जिसके बारे में उसके डैड ने उसे इतना कुछ बताया था। वहीं दूसरी तरफ शीरो और ननाओ भी उसके डैड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि 50 साल पहले उन्होंने ही गॉडेस को समन किया था। उन्हें लगता है कि गॉडेस का मुसाशी को वैसल बनाने के पीछे जरूर कोई रीजन है। इसके बाद वो ईस्ट जाने लगते हैं, जहाँ उनकी बाइक एक घने फॉरेस्ट में फंस जाती
जाती है। अब मुसाशी को बाइक चलाने का ट्राई करना था, इसीलिए वो उसके ऊपर बैठ के अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आता तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता लगता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने सुगामी और कोजिरो को पकड़ लिया है। अब मुसाशी अपनी तलवार निकालता है और उसके हॉर्न को ढूंढने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर मुसाशी पे हमला कर देता है, लेकिन वो उसके हमले से बच के एक ही बारी में उसके हॉर्न को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के सारी कितेत्सु को अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं उन मॉन्स्टर ने उन दोनों के अलावा एक और इंसान को खा रखा था और वो लड़की उसे बचाने के लिए मुसाशी का शुक्रिया अदा करती है। वहीं सुगामी ये देख के हैरान थी कि वो दोनों ही उस लड़की पे फिदा हो चुके हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उस लड़की को प्रिंसेस बुलाते हुए आता है और वो उस बूढ़े को बताती है कि उसे एक मॉन्स्टर ने खा लिया था, पर मुसाशी ने आकर उसे बचा लिया। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि उसुगी अलायंस के हेड की बेटी प्रिंसेस मिचिरू है और वो एक इम्पोर्टेंट बैटल के लिए हिरोमू पोर्ट जा रही है, जो कि उनके नेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब क्योंकि उनकी बाइक खराब हो चुकी है, इसीलिए वो प्रिंसेस के साथ ही जाने लगते हैं, जहाँ मुसाशी कई बार उस प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, पर कोजिरो कुछ न कुछ सवाल पूछ के उसे टोक देता है। मुसाशी तंग आकर कहता है कि आखिर तुम मुझे मिचिरू से बात क्यों नहीं करने देते। ये सुन के मिचिरू थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि मुसाशी को उसका नाम याद है। तभी आगे का रास्ता खराब होने की वजह से प्रिंसेस नीचे गिरने लगती है और पीछे से मुसाशी भी कूद जाता है, लेकिन वो प्रिंसेस अपनी कितेत्सु ब्लेड को एक छतरी जैसा बना लेती है और मुसाशी को गिरने से बचा लेती है। फिर मुसाशी उसकी तलवार की तारीफ करता है। अब प्रिंसेस उसे बताती है कि वो एक इंट्रोवर्ट है और वो नए लोगों से बात नहीं कर पाती। ये सुन के मुसाशी हंसने लगता है। फिर प्रिंसेस उसे ईस्ट की डायरेक्शन में दिखाती है कि जो काली सी दीवार दिख रही है जो कि आसमान तक जा रही है, ये काइशिन है। ये देख के मुसाशी हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा काइशिन जो कि चलते हुए अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करता हुआ जा रहा है। मुसाशी उससे पूछता है कि आखिर ये किस तरह का काइशिन है। मिचिरू बताती है कि ये सबसे पहला काइशिन है जो कि हिनोमोतो में करीबन 150 साल पहले आया था और इसने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि इंसान दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जो उनसे लड़ता है और दूसरा हिस्सा जो कि ओनिस की पूजा करता है। जो पूजा करने वाले हैं उन्होंने माइनिंग एरियाज बनाकर ओनी को और खिलाए, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है और अब उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो आधे देश को अकेला ही ढक सकता है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वो पूरे टाउन को निकल जाएगा। मुसाशी कहता है फिर तो हमें इसे जल्दी हराना चाहिए, पर मिचिरू से बताती है कि पिछले 150 सालों में इस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा पाया। वो बूढ़ा आदमी कहता है लेकिन हमारे अलायंस के लीडर उसुगी तात्सुमी से जरूर हराएंगे। आखिरकार वो हमारे नेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुशी की रैंक में है और वो उसे 5 पावरफुल जनरल्स के बारे में बताता है। फिर वो कहता है वैसे अगर तुम लोग चाहो तो इस काम में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और फिर वो प्रिंसेस उस बूढ़े आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। अब मुसाशी कोजिरो से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड उस काइशिन के बारे में कुछ जानते थे, पर कोजिरो कहता है कि ऐसी कोई बात तो उस स्क्रोल में नहीं लिखी है। वो स्क्रोल देख के सुगामी कहती है कि सभी बुशी बैंड के पास ऐसा स्क्रोल होता है जिसमें वो काइशिन के बारे में लिखते हैं और उन्हें लगता है कि कोजिरो के डैड भी किसी बुशी बैंड का हिस्सा रहे होंगे। तभी सुगामी उन्हें दिखाती है कि उस स्क्रोल के ऊपर उसुगी बैंड का निशान है। फिर हम देखते हैं कि एक ओशन के पोर्ट पर बुशी बैंड के लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। वहीं एक आदमी को उसका सिपाही आकर ऑब्सिडियन गॉडेस के बारे में न्यूज देता है। वहीं ननाओ अभी ऑफ ड्यूटी है और शॉपिंग कर रही है। तभी उसकी चेस्ट से क्रिस्टल बाहर निकलता है जो उसके लिए एक कॉल था और उस कॉल में शीरो भी शामिल था और वो सभी लोग गॉडेस को कैप्चर करने का प्लान बना रहे थे। वहीं मुसाशी और उसके सभी दोस्त ओशन में पहुंचे हुए थे। तभी कोजिरो को एक फोर्ट्रेस दिखता है जिसके ऊपर उसुगी बैंड का सिंबल बना हुआ था, पर जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनका रास्ता रोक दिया जाता है क्योंकि उनके लॉर्ड अभी बैटल की तैयारी करने में बिजी है और उनके पास तुम्हारे जैसे बुशी से मिलने का टाइम नहीं है। फिर वो पूछता है वैसे तुम कौन से बुशी बैंड से बिलोंग करते हो, और मुसाशी बड़ी प्राउड से कहता है कि वो लोग कानेमा की बुशी बैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सुन के वहाँ पे सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तभी वो नोए नाम का बंदा उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो लोग आउटसाइडर्स हैं। मुसाशी लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला था, लेकिन तभी एक बंदा आके उसे जमीन पे पटक देता है। फिर वहाँ पे उसुगी सिंबल वाला एक हेलीकॉप्टर आता है और ये देख के सभी लोग घुटने टिका के बैठ जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसमें उसुगी क्लैन का मालिक निकलेगा, लेकिन वहाँ से नाटोरा बाहर आता है जो कि टाकेडा बैंड का कैप्टन है और मुसाशी उसके पास दौड़ के जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उससे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहा था, लेकिन नाटोरा कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और ये सुन के मुसाशी की बेइज्जती हो जाती है। फिर नाटोरा हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिनके आगे वो सभी लोग झुके हुए हैं वो इनसे इतना कैजुअली कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो खुद 5 ग्रेट जनरल में से एक है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसुगी क्लैन के लीडर का राइवल भी है। तभी वहाँ पे नोए आता है और कहता है कि हमें इन सबको कस्टडी में लेना चाहिए। नाटोरा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर वो उसुगी क्लैन के लीडर से मिलने जाने लगता है। मुसाशी भी उनके लीडर से मिलना चाहता था, लेकिन वो किसी को नहीं लेके जाता और अंदर वो उनके लीडर उसुगी तात्सुमी से मिलता है। जब नोए उन्हें बताता है कि बाहर 3 आउटसाइडर्स हैं, तो वो डायरेक्ट ही उन्हें मारने का हुक्म दे देता है क्योंकि वो ब्लड लाइन से बाहर वालों पे कोई रहम नहीं दिखाता। लेकिन नाटोरा बात को संभाल लेता है और कहता है कि वो
वो मेरे दूर के कजन्स लगते हैं। वही नाटोरा के बंदे उन लोगों को अपने रहने की जगह पर लेके जा रहे थे, लेकिन मुसाशी उन्हें मक्खन लगाने लगता है और कहता है कि क्या वो उसे उसूगी के लीडर से मिला सकते हैं। पर वाइस कैप्टन बताता है कि तुम उनसे कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उसूगी क्लैन एक ट्रेडिशनल क्लैन है जो कि आउटसाइडर्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है। ये बात सुन के कोजिरो उदास हो जाता है। मुसाशी उससे कहता है कि वो काइशिन के फाइट के दौरान इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। तो वाइस कैप्टन उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर प्यारे हैं तो लड़ाई से दूर ही रहना, क्योंकि वो कोई आम काइशिन नहीं है। वो ओरिजिनल काइशिन के 4 डिसेंडेंट में से एक है, और जब भी वो काइशिन कुछ खाता है तो उस ओरिजिनल ब्लैक काइशिन की बॉडी बड़ी होती रहती है, और अगर हम इसे हरा पाते हैं तो उससे ब्लैक काइशिन को हराने में मदद मिलेगी। अब बूशी टाउन में पहुंचने पर वो तीनों उनकी नजरों से बचकर अलग हो जाते हैं, और सुगामी अपनी पावर से मुसाशी को उसूगी फोर्ट्रेस के अंदर भेज देती है। और इतने बड़े फोर्ट्रेस को देख के वो हैरान ही था। तभी उसके बगल में वो एक इंसान को देखता है। वो कहता है कि हर बैटल से पहले वो यहाँ पे आता है, ये याद दिलाने के लिए कि जो भी काइशिन से लड़ता है उसके घर में उसका परिवार इंतजार कर रहा है। तभी वो आदमी खड़ा होता है और पीछे से नोए आता है और कहता है कि सभी आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तब जाके मुसाशी को समझ आता है कि वो लॉर्ड उसूगी से ही बात कर रहा था। और जब उसूगी को ये पता लगता है कि वो लोग आउटसाइडर्स हैं, तो वो कहता है कि कासल में ट्रेस पासिंग की सजा मौत है, पर क्योंकि वो नाटोरा के साथ के लोग हैं इसलिए वो बच जाता है और उसे बैरक्स में डालने के लिए कहा जाता है। साथ में कोजिरो और सुगुमी भी पकड़े जाते हैं और उन सभी को बैरक्स में ले जाया जा रहा था, जहाँ पे मुसाशी को बाकी दोनों से अलग कर दिया जाता है। मतलब उसे दूसरे यूनिट को ज्वाइन करना होगा। रूम में जाते ही वो समझ जाता है कि यहाँ पे सभी लोग हिस्सों में बटे हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर वो होगा जो उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, और दोनों तरफ एक एक बूशी को लड़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन लड़ाई से पहले उन दोनों की बहस छिड़ जाती है और वो एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। वहीं मुसाशी ये देख के खुश था कि वहाँ पे मिचिरू भी है, पर प्रिंसेस को आने वाली बैटल्स की वजह से मुसाशी की चिंता हो रही थी, और वहाँ पे सारी बहस लीडर बनने के लिए हो रही थी। तभी मुसाशी भी कहता है कि वो भी लीडर बनने के लिए कम्पीट करना चाहता है। उसके बाद गेम के रूल्स डिसाइड होते हैं कि सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को उल्टा करके लड़ेंगे, और जो भी लास्ट तक टिका रहेगा वो जीत जाएगा, और जो भी बंदा लाइन से बाहर निकलेगा वो हार जाएगा। इसके बाद डुअल शुरू हो जाता है, और कात्सुमी मुसाशी को कमजोर समझता था, इसीलिए वो सबसे पहले उसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर मुसाशी उसके हर हमले को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद आकाहिरो उसके ऊपर हमला करता है, पर मुसाशी उसके हमले को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। वहाँ सभी लोग मुसाशी की ताकत को देख के हैरान थे, और लड़ाई में मुसाशी काफी खुश था क्योंकि फाइनली वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर सकता था। कात्सुमी देख के हैरान था कि आखिर वो अभी तक कैसे लड़ पा रहा है। अमाको बैंड वाले सोचने लगते हैं कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उन्होंने कभी भी कानेमाकी बैंड के बारे में नहीं सुना। वहीं शिमाजू बैंड गुस्से में है, और वो आकाहिरो शिमुजू से कहते हैं कि वो जल्दी से उन दोनों को एलिमिनेट करे। आकाहिरो पीछे से मुसाशी पे हमला करता है और वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन तभी आकाहिरो अपने जूतों से ब्लेड निकाल के उसे किक करता है और मुसाशी को दीवार में फेंक के मारता है। अब वो उन ब्लेड का यूज करके मुसाशी को काफी बुरी तरीके से पीट देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कात्सुमी की भी बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आकाहिरो उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से मुसाशी आता है और कहता है कि वो उसे कमांडर के रूप में एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद कात्सुमी भी अपनी हार मान लेता है और मुसाशी की मदद एक्सेप्ट करके खड़ा हो जाता है। और अब रात को आकाहिरो अपनी यूनिट को धमका रहा था, जिससे वो काफी डर जाते हैं, पर मुसाशी कहता है कि अगर लोग उससे इतना डरेंगे तो वो कभी भी उससे ऑनेस्टली बात नहीं कर पाएंगे। पर आकाहिरो कहता है कि कमजोर को बोलने का कोई हक नहीं। ये सुन के मुसाशी कहता है कि मेरे गांव में लोग ओनी की पूजा करते थे, और जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता था उसकी हालत काफी बुरी कर दी जाती थी, और तुम भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहे हो। पर आकाहिरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मीटिंग को डिसमिस कर देता है। वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुसाशी के सपोर्ट में खड़ा हो सके, और ये देख के बेचारा मुसाशी रोता रोता कोजिरो को ढूंढने चला जाता है। पर वहाँ जाके वो देखता है कि वो अपने यूनिट के साथ काफी अच्छे से रह रहे हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। अब अगले दिन मुसाशी के यूनिट को इसलैंड पे पहले डिप्लॉय के लिए चुना जाता है, और आकाहिरो कहता है कि तुम सबका काम एनिमी को पकड़ के रखना है, और फिनिशिंग ब्लो शिमुजू बैंड करेगा। इसके बाद वो सभी इसलैंड पर जा ही रहे थे, तभी कुछ मॉन्स्टर उनके शिप्स पे हमला कर देते हैं। ये देखकर मुसाशी अपनी ताकत का यूज करके उसके हॉर्न पे हमला करता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। वो उस मॉन्स्टर पे चढ़ के उसके हॉर्न पे हमला करता रहता है, पर उस पर जरा सी खरोच तक नहीं आती। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उस पे हमला करने आता है, लेकिन एक पावर आके उस हॉर्न को काट देती है, और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नॉय था। जिसके बाद वो बड़े से हमले से सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है, और अपने टीममेट्स के लेट होने की वजह से उन्हें डांटने लगता है। तभी समुद्र में से वैसे ही काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देख के कई लोग डरने लगे थे। पर नॉय कहता है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, और वो अपनी पावर से उन सभी मॉन्स्टर को एक सीधी लाइन में खड़ा करता है, और एक ही झटके से उन सभी के सिंगों को तोड़ देता है। ये देख के वहाँ सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वहाँ आकाहिरो आता है और वो एक मॉन्स्टर के सिंग को काट देता है। ये देख के मुसाशी हैरान था, क्योंकि वो अपनी कितात्सु ब्लेड से ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन असल में आकाहिरो की यूनिट एक पावर चैन बना के उसे पावर्स दे रही थी। इसे देख के मुसाशी को याद आता है कि गॉडेस ने भी
इसी तरह से सबकी पावर्स इकट्ठा की थी। फिर वो सभी मिलकर लड़ने लगते हैं और कात्सुमी भी ऑर्डर्स के हिसाब से केवल मॉन्स्टर्स को जकड़ रहा था ताकि आका हीरो उन्हें मार सके। अब मुसाशी को रियलाइज होता है कि यहाँ पे सभी लोग डर की वजह से ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं, बल्कि उन सभी का एक ही गोल है और इसी वजह से वो मिलकर लड़ते हैं। उसके बाद हम नटोरा और उसुगी को देखते हैं। उसुगी बताता है कि उन्हें ऑब्सिडियन गॉडेस मिल चुकी है और अगर वो उसकी पावर को यूज करते हैं तो वो इस लड़ाई में जरूर जीत जाएंगे। पर प्रॉब्लम की बात ये है कि उसके दुश्मनों को भी इस बारे में पता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मुसाशी अपने आप को नल्ला समझ रहा था और कहीं वो दूसरों के रास्ते में रुकावट न बने, इसीलिए वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पर तभी वहाँ कात्सुमी आके उसे रोक देता है और अच्छी अच्छी बातें करके उसे मोटिवेट कर देता है, जिससे मुसाशी की नजरों में वो एंजल बन चुका था। अब कात्सुमी उसे बताता है कि आवाजी आइलैंड उसका होम टाउन हुआ करता था, पर उसके ऊपर ओनी का कब्जा है, इसीलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता है। अगले दिन मुसाशी कात्सुमी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वहीं मिचिरू भी उन्हें देख रही थी और उसके शरीर से कुछ क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक डॉग्स के मेंबर्स को दे रही थी। रियलिटी में वो एक स्पाई है जिसे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था और उसके डैड ने उसे ऑब्सिडियन गॉडेस के होस्ट को मारने का मिशन दिया था। वो अपने फादर के दिए हुए मिशन को कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके फादर की नजर में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। यटारो उसे अच्छे से इसीलिए ट्रीट करता था क्योंकि उसकी 3000 बच्चियों में से सिर्फ वही है जो कि कितेत्सु ब्लेड को होल्ड कर सकती थी। पर मिचिरू को अब मुसाशी से प्यार हो चुका है, क्योंकि वो पहला इंसान है जिसने बिना किसी मतलब के मिचिरू से इतना अच्छा व्यवहार किया। फिर मुसाशी मिचिरू को बुलाता है ताकि वो स्वॉर्ड की एनर्जी को कनेक्ट करने की प्रैक्टिस कर सके। जब वो अपनी स्वॉर्ड को कनेक्ट करता है तो उन दोनों की बॉडी से क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो हवा में उड़ने लगते हैं। वहीं क्रिस्टल के अंदर मिचिरू बताती है कि उसके फादर को अब उनकी लोकेशन का पता लग चुका होगा, इसीलिए अब उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। वहीं बाहर सारे बुशी उस क्रिस्टल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे कोरुको आती है और वो एक केज बना के उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे छोटा करके जमीन पे गिरा देती है, जिससे वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वहाँ पे उसुगी और कुरुको आते हैं, पर वो मिचिरू को स्पाई समझने की जगह मुसाशी को समझ रहे थे और उसुगी उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद उसे पब्लिकली पनिशमेंट दी जाती है, जहाँ उसके दोस्त कह रहे थे कि वो इनोसेंट है, पर कोई भी उनकी बात सुनने को राजी नहीं था। ये सब मिचिरू दूर से देख रही थी और वो कहती है कि वो मुसाशी को जरूर बचाएगी, जिसके बाद वो अपने क्रिस्टल से अपने फादर को कांटेक्ट करती है। लेकिन ये सब कुछ कुरोको की चाल थी, जिससे उन्हें उसके फादर की लोकेशन का पता लग जाता है। अब इस लैंड पर अटैक करने से पहले सभी अलायंस इकट्ठा हो रखे थे, जहाँ उसुगी बताता है कि वो कल ही उस इसलैंड पे हमला करने के लिए निकलेंगे। तभी नोए अनाउंस करता है कि आका हीरो और उसके टीम के मेंबर्स इस बैटल में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें किसी रीजन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मिचिरू सभी सैनिक को मार के मुसाशी को मारने जा रही थी, पर वो उसे मार नहीं पाती, बल्कि उसे छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पे आका हीरो आता है और वो मुसाशी की गर्दन पे ब्लेड रख देता है। आका हीरो को लग रहा था कि उसका बैंड मुसाशी की वजह से सस्पेंड हुआ है, पर मुसाशी उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वो रियलाइज करता है कि कैसे उसके बैंड मेंबर्स उससे जेलस फील करते हैं। पर उसी वक्त काफी सारे ओनी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर की तरह नहीं थे। साथ ही में वो मिचिरू को अपनी सिस्टर बोल रहे थे। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उसकी सिस्टर मिचिरू के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि कैसे मिचिरू उन्हीं में से एक है और उसका मिशन ऑब्सिडियन गॉडेस के होस्ट को मारना था। लेकिन मुसाशी को उन सब पर यकीन नहीं होता, पर मिचिरू कहती है कि ये सब कुछ सच है। तभी उसकी बॉडी से ब्लैक क्रिस्टल बाहर आते हैं और उसके फादर का हॉलोग्राम आके मिचिरू को उसके मिशन की याद दिलाता है, पर मिचिरू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी उसकी सिस्टर मिचिरू को पकड़ के मुसाशी पे हमला कर देती है, पर वो उसके हमले को डॉज करके उस मॉन्स्टर की उंगलियां ही काट देता है। ये देख के वो सभी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो मिचिरू के साथ भाग रहा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने जाते हैं, पर मिचिरू बीच में आके मुसाशी को बचा लेती है। वो उसे मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पे नाटोरा और कुरोको आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स के हाथ पैर काट देते हैं, पर उनके बॉडी पार्ट्स काफी जल्दी रीजनरेट हो जा रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो ऑब्सिडियन गॉडेस को हमारे हवाले कर दो। ये देख के वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर गॉडेस मुसाशी के अंदर है या फिर मिचिरू के अंदर। मुसाशी मिचिरू को उठाने की कोशिश करता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। उसके स्टोन्स ब्लीड कर रहे थे। कुरोको अपनी ब्लेड एनर्जी का यूज करके उसके जख्मों को भर देती है और अचानक से मुसाशी से काफी अच्छे से बात करने लगती है। नोए और बाकी लोग सभी छोटे मोटे ओनीस को हरा देते हैं और अब सिर्फ वो 3 सिबलिंग्स बचे थे, जिनमें से 2 अपनी बड़ी बहन को ही खाने लगते हैं ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। ये देख के सभी हैरान थे। तभी वहाँ पे फिर से योटारो का होलोग्राम आता है और वो कहता है कि कमजोर बच्चे ताकतवर बच्चों का खाना बनते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। जिसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर मर्ज हो जाते हैं। नोए उनके ऊपर हमला करता है, पर वो शील्ड का यूज करके बच जाती है, क्योंकि याटारो ने उनमें ओरोची का ब्लड मिलाया हुआ है। तभी वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं, जो सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर नोए अपनी टीम के साथ कासल की तरफ चला जाता है। वहीं वो मॉन्स्टर बुशी के सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो छोटे मोटे ओनीस को भी खाने लगते हैं, जिससे उनका साइज पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता
जाता है। फिर उनका फादर कासल पे कब्जा करने का ऑर्डर देता है और साथ ही कहता है कि मिचिरू गद्दार है, अगर तुम चाहो तो उसे भी खा सकते हो। इसके बाद वो बुशी के बारे में कहता है कि तुम लोग एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम में भी हमेशा ताकतवर कमजोर वालों का यूज करता है। अब कात्सुमी सभी मेंबर्स की एनर्जी को कनेक्ट करता है और उसके बाद वो अपने कॉमरेड्स के साथ उसकी पावर्स को शेयर करता है। मुसाशी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो कुरोको उसे बताती है कि उसूगी की सोल येलो कलर की है, जो कि एनर्जी को एनहांस करके अपने कॉमरेड्स की ताकत को बढ़ा सकते हैं। अब उसूगी यातारो से कहता है कि मैं जब भी ताकत इकट्ठा करता हूँ तो मैं उसे बाकियों से शेयर करता हूँ, हम एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते। वहीं इसकी वजह से सभी की ताकत काफी ज्यादा गुना बढ़ जाती है और वो बिना डरे सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वहीं नोए मॉन्स्टर पे फाइनल हमला करता है और उसे हरा देता है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बैरियर से अंदर कैसे आ गए। पर तभी वहाँ शीरो आता है और उसूगी का मुंह पकड़ के कहता है कि उनके अंदर आने की वजह वही है, और अब वो बाहर आके सभी को उसूगी का ब्लेड दिखाता है। जब सभी लोग कासल की तरफ देखते हैं तो वहाँ से काफी सारा खून बाहर आ रहा था। सभी लोग अपनी ब्लेड का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नोए उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी अचानक से उसका कनेक्शन टूट जाता है। उसी वक्त शीरो का अलाय सेरुको आता है और वो भी येलो एनर्जी यूजर है, और अब वो फिर से एनर्जी कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, पर सेरुको की वजह से फेल हो जाते हैं। तभी शीरो मुसाशी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्वार्ड बनाऊंगा, पर क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था इसलिए वो मुसाशी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और वो उन दोनों को ही किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। उसने मुसाशी की जगह ओरोची के सर की अदला बदली कर दी थी, जो कि अपने एक ही हमले से शहर के काफी बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। वहीं मुसाशी आवाजी आइलैंड के हार्ट में था जहाँ यातारो आता है, और वो मुसाशी को मारकर ऑब्सिडियन गॉडेस को वापस जिंदा करना चाहता है। लेकिन तभी मिचिरू को भी होश आ जाता है और वो अपने फादर से कहती है कि वो मुसाशी को ना मारे, और वो रिसर्च करके ऐसा कोई तरीका ढूंढ लेगी जिससे उसकी जान लिए बिना गॉडेस को बाहर निकाल पाए। ये सुन के वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम सच में मेरी ही बेटी हो, मेरी ही तरह तुम्हें भी स्टडी में इंटरेस्ट है। लेकिन तभी वो अपनी तलवार बाहर निकालता है, पर मुसाशी उसे धक्का दे देता है। तभी यातारो अपनी पावर से मिचिरू को ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरोची वहाँ पे तबाही मचा रहा था और सेरुकू ने नोए की काफी बुरी हालत कर रखी थी। वहीं शीरो बोर हो रहा था। दूसरी तरफ मुसाशी यातारो से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया। यातारो बताता है कि मिचिरू कोई ह्यूमन नहीं है, उसे ओरोची का एक हिस्सा लेके बनाया गया है, लेकिन वो एक फेलियर है क्योंकि मिचिरू एक ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। पर मुसाशी कहता है कि वो बहुत बहादुर है और वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुसाशी यातारो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ठीक कर दे, जिसके बाद यातारो उसे वापस से नॉर्मल कर देता है। लेकिन अब उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी थी, यहाँ तक कि वो मुसाशी को भी नहीं पहचानती और उसे अपना नाम भी याद नहीं था। ये देख के मुसाशी उसके ऊपर गुस्से में हमला कर देता है, पर मिचिरू अब अपने फादर को ही चेयर करने लगती है। अब यातारो मुसाशी पे भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो उसकी जान लेने ही वाला था, पर तभी मिचिरू आकर पीछे से उस पर हमला कर देती है और वो कुछ सेकंड के लिए फिर से मुसाशी का नाम याद कर लेती है, पर फिर दोबारा से भूल जाती है। अब यातारो उसे मारता है और कहता है कि अगर तुम फिर से मेरे खिलाफ गई तो मैं तुम्हारी मेमोरीज इतनी बार मिटाऊंगा कि तुम चलना तक भूल जाओगी। तभी मुसाशी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाकेदा बैंड उनकी मदद के लिए आता है, जहाँ नाटोरा को पता लगता है कि शीरो ने उसूगी को मार दिया है, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं सेरुकू ने नोए की बुरी हालत कर दी थी, लेकिन तभी शीरो कहता है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है और शेरुकू अपनी जगह मुसाशी से बदल लेता है। वहीं नोए कहता है कि अगर वो स्काइशिन को हराना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें ऑब्सिडियन गॉडेस की पावर की जरूरत होगी। उसके बाद वो सभी एक बेसमेंट में जा रहे थे और दरवाजा खोलने पर नोए उन्हें बताता है कि ऑब्सिडियन गॉडेस एक असली वुमेन थी जो कि ब्लेड की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती थी, और उसी ने पहले कितात्सु ब्लेड को ह्यूमंस को दिया था, और उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा यहीं रही। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी स्पिरिट जिसके भी अंदर होती है उसमें गॉडेस की पावर्स भी आ जाती है। इसीलिए मुसाशी के पास भी सारी ब्लेड एनर्जी को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और एक अकेला वही है जो कि हिनोमोटो के सारे बुशी को यूनाइट कर सकता है। इसके बाद नो एक ट्रेजर लेके आता है जिसके अंदर एक टूल है, और उसकी मदद से वो गॉडेस की पावर को अनलॉक कर सकता है। नो ये शर्त रखता है कि अगर वो इसे चाहता है तो उसे ओरोची को हराना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से ब्लैक डॉग्स ने उसूगी को कैप्चर किया हुआ है। मुसाशी पूछता है कि आखिरकार ये ब्लैक डॉग्स कौन है। नोए बताता है कि वो खुद को ऑब्सिडियन 8 कहते हैं। वो कितात्सु ब्लेड का यूज करते हैं लेकिन ओरोची के लिए, और वो 1 सेंचुरी से हजारों बुशी की जान ले चुके हैं। फिर नोए उस चेस्ट को ओपन करता है जिसके अंदर ऑब्सिडियन गॉडेस के ब्लड से भरा हुआ एक ग्लास था। अब मुसाशी उसे पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन नोए उसे जबरदस्ती पिला देता है, लेकिन इसके बाद भी मुसाशी को कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले दिन वो सभी लोग उस आइलैंड पे हमला कर देते हैं, और लड़ाई के शुरुआत में ही वो उस आइलैंड के चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काइशिन के सारे सर शिप की जगह आग पर हमला करने लगते हैं। और जब तक उसका ध्यान बटा हुआ था तब मुसाशी और काफी सारे लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, पर रास्ते में उनके सामने एक ओनी था जिसे सेरुकू ने वहाँ रखा था, क्योंकि एक स्पाई ने
ब्लैक डॉग्स को उनके सारे प्लान्स के बारे में बता दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे शिमाजू बैंड आकर उस ओनी को हरा देते हैं, जिनसे कहा गया था कि वो सस्पेंडेड है। तभी ब्लैक डॉग्स को एक रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ पे ताकेडा का बैंड मदद के लिए आने वाला है, और ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार स्पाई ने जो मीटिंग दिखाई थी उसमें नाटोरा ने कहा था कि वो उसके साथ नहीं लड़ेंगे, पर असल में वो सब कुरोको का ही प्लान था। वहीं मुशाशी का यूनिट वहाँ पे एक धमाका करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे शीरो पहुंच जाता है और वो उन सभी बॉम्ब्स को ताकेदा बैंड के शिप पे टेलीपोर्ट कर देता है, और ये देख के ऐसा लगता है कि वो सब जीत ही गए। फिर अपने स्पाई के थ्रू सेरुको वहाँ पे पहुंचता है और कहता है कि तुम इतनी भी तेज नहीं जितना तुम समझ रही थी। पर तभी एक स्पाई के थ्रू उसे पता लगता है कि नाटोरा बिल्कुल ठीक है। कोरुको उसे बताती है कि उसने सभी स्पाई का पहले ही पता लगा लिया था। तभी नोए जो छुपा हुआ था सेरुको पे हमला कर देता है। उसे याद आता है कि उसूगी ने उससे कहा था कि वो अपने बैंड का सबसे ताकतवर बूशी है, और जब वो सेरुको से हार गया था तब सभी लोगों की हिम्मत टूट गई थी, और इसीलिए अब वो अपनी पूरी जान लगा के लड़ रहा है। फिर वो उसकी तलवार को पकड़ के उसे तोड़ देता है, और इसकी वजह से सेरुको की लगाई हुई सील भी टूट जाती है, और अब वो लोग अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तभी सेरुको एक और ब्लेड निकालता है। दूसरी तरफ नाटोरा मुशाशी की मदद के लिए पहुंचता है, और उनके बैंड के बाकी मेंबर ओरोची को मारने निकल चुके हैं, और अगर वो ओरोची को मारना चाहते हैं तो उन्हें ब्लैक डॉग्स को हराना पड़ेगा, और इसके लिए मुशाशी को यातारो को हराना होगा। शुरुआत में तो नोए सेरुको पे भारी पड़ रहा था, लेकिन सेरुको अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके नोए को अलग अलग तरह से चोट देने लगता है। फिर जब वो जमीन पे गिरता है तो वो उसे अंधा बना देता है, और उसे तुरंत मारने की जगह वो कभी उसकी हड्डियां तोड़ रहा था और कभी उसे जला रहा था। अब वो उसकी सारी उंगलियां भी तोड़ देता है ताकि वो दोबारा अपनी तलवार न उठा सके। और जब उसूगी शिप से आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं तो वो उस पर से ब्लाइंडिंग स्पेल हटा देता है ताकि वो अपने साथियों की हार अपनी आंखों से देख सके। लेकिन तभी नोए अपनी बैंडेजेस का यूज करके वापस से खड़ा हो जाता है। ये देख के सेरुको हैरान था। इसके बाद वो अपनी तलवार को अपनी तरफ घुमा लेता है और अपनी रेड एनर्जी का यूज करके सेरुको की सारी सील तोड़ देता है। इससे वो फिर से पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, और इससे पहले कि शेरुको फिर से अपनी टेक्निक का यूज करता, वो उस पर तलवार से हमला कर देता है। लेकिन शेरुको भी काफी अच्छा तलवारबाज था, और वो नोए की बॉडी पे हर जगह पे कर्स लगा देता है, और अब उसकी बॉडी से काफी सारा खून बहे जा रहा था। इसके बाद जब वो उस पे फाइनल हमला करने जाता है तभी नोए को बचाने के लिए उसके दो साथी सामने आ जाते हैं, लेकिन नोए खुद को आगे कर लेता है और वो तलवार नोए के हाथ के आर पार हो जाती है। नोए उसकी ब्लेड को पकड़कर अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है। वहीं नाटोरा अपने वाइस कैप्टन से कह रहा था कि वो एक ग्रीन बैरियर बना दे ताकि उसके और शीरो के बीच में जो भी लड़ाई हो वो अंदर ही रहे। अब लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए शीरो अपने ब्लेड रिंग्स का यूज करता है ताकि वो जल्दी से जाके ऑब्सिडियन गॉडेस से मिल सके। नाटोरा को लगता है कि उसने ऐसे ब्लेड रिंग्स पहले भी देखे हुए हैं। वो शीरो से पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, पर शीरो कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं, और इन सब चीजों के लिए उसके पास फालतू टाइम भी नहीं है। नाटोरा कहता है कि उस गॉडेस की वजह से बूशी ही बूशी से लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होगा कि वो हमेशा के लिए मर जाए। पर ये बात सुन के शीरो भड़क जाता है और उस बैरियर को तोड़ के समुद्र का पानी अंदर ले आता है और अपने आसपास के सभी बूशी को उसके अंदर कैद कर देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि शीरो बाकी के ब्लैक डॉग मेंबर से काफी ज्यादा ताकतवर है। शीरो को ऐसा लग रहा था कि उसके प्रेशर से ही उन सब की मौत हो चुकी होगी, पर तभी वो क्यूब आधे में कट जाता है, और ऐसा नाटोरा ने किया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं हुआ है। नाटोरा अपनी कितात्सु ब्लेड से शीरो पे हमला करता है, पर शीरो उसके सारे अटैक्स उसी पे वापस टेलीपोर्ट कर देता है। नाटोरा पूछता है कि आखिर उसकी सोल का कलर क्या है। शीरो बताता है कि उसकी सोल का कलर व्हाइट है, जो कि सबसे ज्यादा रेयर और ताकतवर होता है। वहीं नाटोरा की सोल का कलर ब्लू है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन और कमजोर होता है, जिसमें ना तो रेड कलर जैसी ताकत होती है और ना ही बाकी कलर जैसे यूनिक एबिलिटीज। शीरो उस लड़ाई में भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो फिर से कट करता है और इस बार वहाँ से लावा बाहर आता है, और वो लावा नाटोरा पे गिरने ही वाला था, पर तभी नीचे से पानी आता है और उस लावा को पत्थर में बदल देता है। वहीं उनका वाइस कैप्टन बताता है कि जब वो सभी लोग अपने ब्लू कलर को देख के उदास हुए थे तो उनके कैप्टन नाटोरा ने बताया था कि ब्लू कलर के अंदर भी कुछ यूनिक एबिलिटीज होती है, जैसे कि काइशिन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही ब्लू बूशी के अंदर भी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। इसके बाद नाटोरा पानी और आग से टाइगर बना के शीरो पे हमला करता है, पर शीरो बड़ी आसानी से उन दोनों को हरा देता है, और अब शीरो नाटोरा को एक अलग दुनिया में ले जाता है जहाँ उनकी लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा। पर इससे पहले कि वो डायमेंशन बॉक्स क्लोज होता, नाटोरा जितना हो सके उतना आग और पानी इकट्ठा कर लेता है। डायमेंशन के अंदर शीरो पूछता है कि आखिर तुमने फायर और वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करना क्यों सीखा, जबकि इसकी मदद से तुम काइशिन के हॉर्न को नहीं काट सकते। नाटोरा कहता है कि ये मैंने काइशिन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सीखा था। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब शीरो ने अकेले ही काफी सारे बूशीज की जान ले ली थी। तब नाटोरा ने आसमान में उसी स्वॉर्ड रिंग को देखा था और वो सारे आग और पानी को इकट्ठा करके एक छोटी सी बॉल बना देता है। फिर वो छोटी सी बॉल को एक ब्लेड में बदल देता है। शीरो को ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, पर इससे पहले कि वो अपनी बात को खत्म कर पाता, नाटोरा उसके पास से गुजरता है और शीरो के शरीर से पत्थर
बाहर आने लगे थे। उसके बाद नाटोरा आवाजी आइलैंड पे आता है और वहाँ सबको बताता है कि उसने शीरो के कितात्सु ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देख के उसके बैंड मेंबर सेलिब्रेट करने लगते हैं और सभी लोगों को शीरो की हार के बारे में बताते हैं। और अब क्योंकि ब्लैक डॉग्स के 2 मेंबर्स हार चुके हैं, मतलब सिर्फ मुशाशी को ही यातारो को हराना पड़ेगा। वहीं इस टेक्निक का यूज करके नाटोरा का हाथ थोड़ा डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो कुछ समय के लिए अपने ब्लेड का यूज नहीं कर पाएगा। और अब एक ग्रुप ओरोची को हराने, वहीं दूसरा ग्रुप उसूगी लॉर्ड को रेस्क्यू करने जा रहा है। इसके बाद मुशाशी बेस के और अंदर आ जाता है जहाँ पे यातारो खड़ा था। यातारो कहता है कि वो फाइनली अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका है और उसने अपनी सारी बेटियों को सैक्रिफाइस कर दिया है, जिससे वो और काइशिन एक हो चुके हैं। उसके बाद वो एक बड़े से काइशिन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी कुछ बेटियों को स्वॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके उन सभी बुशी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे सिर्फ मुशाशी की यूनिट और शिमाजू का बैंड खड़े थे और जब शिमाजू बैंड उसकी बॉडी पर लगा हुआ हॉर्न देखते हैं तो वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर यातारो अपनी ब्लेड से उन्हें रोक देता है और वो लोग अपनी एनर्जीज को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बार बार वो उनके बीच में हमला कर दे रहा था। तभी मुशाशी उनके एक मेंबर को बचाता है, पर वो उसे थैंक यू बोलने की जगह वापस से लड़ने चले जाते हैं। वहीं उन ब्लेड्स ने कुछ बीम्स बना दिए थे जिसके कारण कनेक्शन बनाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, लेकिन तभी वो बीम्स एक एक करके डिसअपीयर होने लगते हैं। ये देख के शिमाजू बैंड अपने कनेक्शन को वापस से बनाना शुरू कर देता है। वहीं मुशाशी उन बीम्स को डिस्ट्रॉय करना जारी रखता है और इसी दौरान वो शिमाजू बैंड के एक और मेंबर को बचा लेता है और अब फाइनली उनका कनेक्शन पूरा हो जाता है और आकाहिरो उसके हॉर्न को तोड़ देता है, जिससे वो सारी ब्लेड्स डिसअपीयर हो जाते हैं। पर लड़ाई खत्म होने के बाद भी उस मॉन्स्टर की बॉडी कितात्सु में नहीं बदली थी, फिर वो सांप में बदल जाता है और वो सारी क्रिस्टल्स को काइशिन तक पहुंचा रहा था। अगर वो इस काम में कामयाब हो जाता है तो काइशिन की पूरी ताकत वापस आ जाएगी, इसीलिए वो सभी लोग उस सांप को रोकने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें सांप का सिंग दिखता है तो वो चैन बनाकर उसे तोड़ने के लिए हमला करते हैं, पर उस हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वो सभी लोग मुशाशी को आकाहिरो की जगह लेने को कहते हैं क्योंकि उन्हें एक रेड ब्लेड की ताकत चाहिए। जिसके बाद वो फिर से लिंक बनाने लगते हैं, पर उस एनर्जी को लेने सामने आकाहिरो आ जाता है और वो उस हॉर्न पे हमला करके उसे तोड़ देता है। लेकिन सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाहिरो ऐसा क्यों हो चुका है, क्योंकि बचपन में वो उसका बिल्कुल उल्टा था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब आकाहिरो के सभी भाई बहनों को ब्लू कलर मिला था और एक अकेला आकाहिरो ही था जिसे रेड कलर मिला था। ये देख के उनके फादर ने उसके बड़े भाई की जगह आकाहिरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, पर आकाहिरो इसके लिए मना करते हुए कहता है कि उसका बड़ा भाई लड़ाई में उससे ज्यादा अच्छा है। पर जब उनकी लड़ाई कराई जाती है तब वो गलती से अपने बड़े भाई को ही हरा देता है और उसके फादर का डिसीजन फाइनल हो जाता है। लेकिन इसके बाद से उसके और उसके बड़े भाई के बीच में एक दीवार आ चुकी थी क्योंकि उसका बड़ा भाई उससे थोड़ा जेलस फील करने लगा था। वहीं प्रेजेंट में आकाहिरो सभी से कहता है कि वो चैन बना के उसे ताकत दे, जिसका यूज करके वो सांप पर एक हमला करता है। वहीं आकाहिरो अपने बचपन को याद कर रहा था। वो कहता है कि कितात्सु ब्लेड मिलने से पहले हम सभी लोग कितने खुश थे। वो कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे ही सेफ रहो, मैं हमेशा तुम्हारे आगे रहूंगा और तुम तक किसी भी खतरे को नहीं पहुंचने दूंगा। वो सांप के हॉर्न को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, तभी ओरुची का सर आकर उसे खा लेता है, लेकिन उनका कनेक्शन अभी भी बना हुआ था। इसका मतलब आकाहिरो अभी भी जिंदा है। वहीं आकाहिरो उसके मुंह के अंदर भी काफी शांत था क्योंकि उसने पहले डिसाइड कर लिया था कि इस लड़ाई में वो मर जाएगा ताकि उसका बड़ा भाई लीडर बन सके और फिर उसके सारे भाई बहन खुशी से रहेंगे। तभी वो सांप आके उसे नीचे गिरा देता है। वो सोच ही रहा था कि उसके मरने के बाद सभी खुश होंगे, पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा था। वो उसकी तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और कहता है कि मुशाशी ने बताया कि तुमसे गिर गया था और वो सभी लोग जानते हैं कि वो असल में उनकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। तभी उसके सारे भाई बहन भी अंदर आ जाते हैं और वो आकाहिरो की धुलाई करके उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग फिर से कनेक्शन बनाते हैं और आकाहिरो उस सांप के सिंग को तोड़ देता है और इसके बाद वो सभी बुशी मिलके ओरोची के सारे सिंग को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी तरह वो ओरोची हार गया था और पूरे 150 साल बाद आसमान आज फिर से नीला दिख रहा है और सभी लोग कितात्सु डस्ट को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो सारी डस्ट उनके स्वॉर्ड में नहीं जा रही बल्कि पहाड़ की चोटी पर जा रही है। तभी वहाँ पे भूकंप आता है और धरती में से ब्लैक स्टोन बाहर आते हैं। वहीं कोजिरो और सुगामी अभी भी आइलैंड के नीचे उसूगी लॉर्ड को ढूंढ रहे थे। मुशाशी को लगता है कि वो लोग खतरे में होंगे और वो उन्हें ढूंढता हुआ उन्हें बचाने जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोजिरो और सुगामी पहुँच जाते हैं और उनके साथ उसूगी भी था जिसका बस एक हाथ कट चुका था। फिर उसूगी मुशाशी को बताता है कि जब उसे कैप्चर करके रखा गया था तब उसके साथ मिचिरू थी, जहाँ वो सिर्फ मुशाशी के बारे में बात कर रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, हालांकि वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं। ये बात सुनते ही मुशाशी मिचिरू को ढूंढने चला जाता है और जब वो सभी लोग माउंटेन के टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ा सा गड्ढा था। जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक ब्लैक स्वॉर्ड दिखती है। तभी वहाँ पे यातारो आता है और उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। यातारो ने फाइनली अपने आप को काइशिन से कंबाइन कर लिया था और उसने मिचिरू को भी एक ताकतवर कितात्सु ब्लेड बना दिया है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से बस एक ही बार घुमाता है और काफी सारे
बुशी को काट डालता है। ये करने के बाद वो हंस रहा था, तभी मुसाशी आकर उस पर हमला कर देता है, पर मुसाशी महसूस करता है कि उसकी ब्लेड की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यातारो बताता है कि उसकी ब्लैक स्वॉर्ड बिल्कुल ऑब्सिडियन गॉडेस की तरह है, जो कि ब्लेड की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद वो सभी की ब्लेड की एनर्जी को लेने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑब्सिडियन गॉडेस करती थी। और वो सबकी ब्लेड की एनर्जी को इकट्ठा करके एक पावरफुल हमला करता है। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे लड़े कैसे, लेकिन अपने सामने इतने लोगों की जान जाता हुआ देख के मुसाशी लड़ने पहुंच जाता है, जहाँ वो मिचिरू से बात करता है। और मिचिरू कहती है कि वो मुसाशी के साथ जाना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मुसाशी समझ जाता है कि मिचिरू को अभी भी वो याद है, और वो स्वॉर्ड भी रोने लगती है। इसके बाद जब यातारो उस पे हमला करने जाता है तो नाटोरा उसे बचा लेता है। फिर उसूगी अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को एनहांस करता है, और वो तीनों मिलके यातारो से लड़ने लगते हैं। यातारो काफी जल्दी ही उन दोनों को हरा देता है, और अब सभी बुशी बेबस हो चुके थे। उनके पास यातारो से लड़ने का कोई भी जरिया नहीं था, और वो एक एक करके सभी बुशी को मारता जाता है। फिर जब यातारो वापस से मुसाशी को मारने जाता है तो कोजिरो आकर उसे ब्लॉक कर लेता है, और उसी वक्त टाइम फिर से रुक जाता है, और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर मिचिरू अपने बच्चे के रूप में थी। मुसाशी अंदर जाता है और वो उसकी मेमोरीज को देखता है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसके फादर उसे देख के काफी ज्यादा खुश थे, पर अगले ही सेकंड वो उसे उठा के फेंक देते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑब्सिडियन गॉडेस की पावर्स नहीं थी। इसके बाद वो बातें करते रहते हैं, और मिचिरू उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मुसाशी की ही वजह से वो जिंदगी में पहली बार खुशी महसूस कर पाई थी। और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। वो मुसाशी को बताती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में तभी आ सकती है जब वो उसके फादर के अंदर के ब्लैक स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। मिचिरू से 5 अलग अलग कलर के दरवाजे दिखाती है और बताती है कि इनके कॉम्बिनेशन से ऑब्सिडियन बनता है, और अगर वो यातारो को हराना चाहता है तो उसे इनमें से किसी एक को मास्टर करना होगा। फिर मुसाशी असल दुनिया में वापस आता है, और वो गॉडेस की ही तरह सभी की पावर्स को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, पर यातारो उससे सारी पावर को छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद जब वो दोनों लड़ने जाते हैं तो मुसाशी का एक हाथ कट जाता है, लेकिन मुसाशी फिर भी उसके अटैक को अपनी एक उंगली से ही रोक देता है क्योंकि उसने सभी ब्लेड्स की पावर अपनी उंगली में इकट्ठा कर ली थी। और इसके बाद वो अपने हाथों से ही उसकी धुलाई कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसके अंदर से खुद ही वो ब्लैक स्टोन बाहर आ जाता है। अब मुसाशी को बस उसे तोड़ना था, लेकिन मिचिरू अपने फादर से बात करना चाहती थी। वो कहती है कि उसका सपना कभी भी सुपीरियर बीइंग बनने का था ही नहीं, वो बस खुश रहना चाहती थी और अपने फादर का हाथ पकड़ के चलना सीखना चाहती थी। पर यातारो उसकी बातों को इग्नोर करके उसे वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो मिचिरू मुसाशी को उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह देती है। लेकिन जब उसके डैड मर जाएंगे तो वो भी डिसअपीयर हो जाएगी, पर यातारो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मिचिरू की बॉडी आधी ह्यूमन है। इसके बाद मुसाशी उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और मिचिरू भी स्वॉर्ड से वापस ह्यूमन में बदल जाती है, और अब आवाजी आइलैंड से फाइनली मॉन्स्टर का राज खत्म हो चुका है। इस मिशन के बाद मिचिरू को कासल के अंदर रखा जाता है, और मुसाशी के कहने पर उसे जेल के अंदर नहीं डाला गया था। वहीं उसूगी लॉर्ड बात कर रहा था कि ये काफी अजीब है कि मुझे मारने की जगह सिर्फ कैप्चर किया गया था, और उसे ऐसा लगता है कि ऑब्सिडियन 8 का प्लान जरूर कुछ और है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।